अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 15 अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 158 पे है। आप देखें इसमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है। कह रहा है ए ने बी को चीज़ें सेल की हैं 40,000 की 1 जुलाई 2005 पे, और इसी डेट पे कह रहा है 3 मंथ्स का बिल जो है वो ड्रॉ कर दिया है। बी ने इस बिल को एक्सेप्ट किया और ए को वापस कर दिया है। हु डिस्काउंटेड इट ऑन 4 अगस्त विद हिज बैंकर एट 12% पर एनम। कह रहा है उसने ना फिर इसको अपने बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है 12% पर एनम के हिसाब से। अब देखें बेटे, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए ना, उसमें सिचुएशन ये थी कि अगर बिल जिस मंथ में ड्रॉ होता था ना, उसी मंथ में डिस्काउंट भी हो जाता था 2 या 3 दिन के बाद। ठीक है, अगर 2 मंथ्स का बिल है तो फिर डिस्काउंट पीरियड 2 मंथ होता था। ठीक है, 3 महीने का बिल होता था तो फिर 3/12 करते थे। अब इस क्वेश्चन में इशू ये है कि बिल जो है वो ड्रॉ हुआ है जुलाई में 3 माह का, लेकिन डिस्काउंट हुआ है जाके 4 अगस्त को, 1 महीने के बाद जाके डिस्काउंट करवाया है। तो अब बेशक बिल 3 महीने का है तो अब आपका डिस्काउंट पीरियड 3 मंथ नहीं होगा। ठीक है, 1 महीना वेट करने के बाद आपने डिस्काउंट करवाया है तो डिस्काउंट पीरियड 2 मंथ हो जाएगा फिर। राइट, 1 महीना बीच में से गुजर चुका है। बस ये इसमें ज़रा थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इशू था। अब कह रहा है जब ड्यू डेट आई 4 अक्टूबर, तो कह रहा है बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया और 400 रुपीज़ के नोटिंग चार्जेस लगे। कह रहा है 10 अक्टूबर पे जो है ना बी इंसॉल्वेंट हो गया है और आपको उससे फाइनल डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है 50 पैसा इन आर रुपी। तो 50 पैसा इन आर रुपी मीन्स 50%, 40 पैसा इन आर रुपी मीन्स 40%, 20 पैसा इन आर रुपी मीन्स 20%। तो इसको क्या कह रहा है 50 पैसा इन आर रुपीज़। ठीक है, तो 50 पैसा इन रुपी मीन्स 50% रिकवरी हुई है। आपसे कह रहा है जी इसको रिकॉर्ड करें। तो लें बेटे स्टार्ट लेते हैं। तो ड्रॉर कौन है जिसने चीज़ें सेल की हैं? ए। तो आप यहाँ लिखेंगे जर्नल ऑफ ए, यहाँ आ जाएगा जर्नल ऑफ बी। ठीक है, अब हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को हमने जब भी अटैम्प्ट करना है तो कितने स्टेप में अटैम्प्ट करेंगे बेटे? टोटल 4 स्टेप। उनमें से पहला स्टेप है सेल एंड परचेज। तो जुलाई 1 पे ए ने चीज़ें सेल की हैं इसलिए ये अपनी बुक में सेल्स को क्रेडिट करेगा। बी ने चीज़ों को परचेज किया, ये अपनी बुक में परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा। अब ए के पास डेबिट नहीं है, ये बी को डेबिट कर लेगा। बी के पास क्रेडिट नहीं है, ये ए को क्रेडिट कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप सेल एंड परचेज कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप, इस सेल परचेज के अगेंस्ट हमने बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करना है। तो ए के लिए ये बिल रिसीवेबल है इसलिए ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा। बी के लिए ये बिल पेएबल है इसलिए ये अपनी बुक में बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अब ए के पास क्रेडिट नहीं है, ये बी को क्रेडिट करेगा। बी के पास डेबिट नहीं है, ये ए को डेबिट करेगा। और अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटे? 40,000 एंड 40,000। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है उसमें हम बताएंगे कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद गया कहाँ पे। तो उसने क्या बताया, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया है। तीसरे स्टेप को हमारा ड्रॉई कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है, इसकी बुक में नो एंट्री। ठीक है, इस स्टेप को सिर्फ ड्रॉ रिकॉर्ड करेगा और वो क्या करेगा, बिल रिसीवेबल को तो करेगा क्रेडिट और जिस चीज़ का केस है उसको डेबिट कर देगा। तो बिल का कहाँ गया है? डिस्काउंट हुआ है इसलिए बैंक और डिस्काउंट दोनों डेबिट हो जाएंगे और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं डिस्काउंट की। तो 40,000 का बिल है, इसका 12% डिस्काउंट है तो 12/100 डिस्काउंट हो गया। अब बिल का ड्यूरेशन कितना था? 3 मंथ, तो 3/12 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसने कहा है कि डिस्काउंट जो है 1 महीना वेट करने के बाद डिस्काउंट करवाया गया है, तो इसलिए 3 महीने में से 1 महीना तो गुजर चुका हुआ है, तो डिस्काउंट पीरियड फिर कितना बनेगा? 2 मंथ। तो इसलिए 2/12 करना है आपने। तो ये 800 का डिस्काउंट आ गया। तो अब 40,000 से बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, इसमें से 800 डिस्काउंट को चला गया और बाकी 39,200 ये बैंक को चला गया जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ये आप लोगों के पास एंट्री हो जाएगी जी। ठीक है, तीसरा स्टेप खत्म हो गया। अब फोर्थ स्टेप हमने बताना है कि ड्रॉई ने ड्यू डेट पे बिल के पैसे दिए या नहीं दिए। दे दिए तो बिल ऑनर, नहीं दिए तो बिल डिसऑनर। तो क्लियरली कह रहा है कि जी बिल डिसऑनर हुआ है और 400 की नोटिंग चार्जेस भी लगे। तो ड्रॉई ड्यू डेट पे पैसे दे, 4 अक्टूबर ड्यू डेट बनेगी। 1 जुलाई पे ये ड्रॉ हुआ था 3 माह के लिए, अगस्त 1, सितंबर 1 और अक्टूबर 1 पे 3 महीने पूरे हो गए। 3 दिन एक्स्ट्रा दें तो अक्टूबर 4 इसकी ड्यू डेट बनती है। तो ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को। अब पैसे दे दिए तो क्रेडिट में कैश, नहीं दिए तो क्रेडिट में, तो पैसे नहीं दिए इसलिए क्रेडिट में ही आएगा। अब चूंकि नोटिंग चार्जेस भी लगे थे तो साथ वो भी डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी बेटे बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए क्रेडिट। आप ए को
बिल पेएबल को डेबिट करेंगे 40,000 से, नोटिंग चार्जेस 400 से डेबिट हो जाएंगे और ए क्रेडिट हो जाएगा 40,400 से। ठीक है जी, ये हो गया हमारा बिल डिसऑनर ड्यू डेट पे। अब ड्रॉर इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉर ये देखेगा डिसऑनर की सिचुएशन में ये हमेशा ड्राई को डेबिट करेगा, तो ड्राई कौन है? बी। और क्रेडिट किसे करेगा? बिल के होल्डर को। तो बिल कहाँ है? बैंक के पास है, तो एंट्री हो जाएगी बी डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितनी? 40,400। 40,400 लें जी, ये हमारा बिल हो गया डिसऑनर, राइट। अब वो कह रहा है बी इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब इंसॉल्वेंसी के कितने स्टेप होते हैं बेटे? 2 स्टेप। पहला स्टेप बिल को डिसऑनर करना है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, ये जो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है बी, हम इसका लेजर बना लेंगे। तो अब आप देखें इधर से नीचे ये लेजर बन गया बी का। तो लेफ्ट कॉर्नर पे आप लिखेंगे बेटे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, टॉप पे मिड में लिख देंगे बी। डेट पर्टिकुलर्स जे एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जे एफ अमाउंट, रुपीज़ 2005 जुलाई का मंथ है। तो अब बी का रिकॉर्ड हमें ए की बुक्स में मिलेगा। तो देखें ये रहा ए की बुक, ये है ना, इसमें बी ये रहा डेबिट हुआ है। तो ये अमाउंट 40,000 बी के अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगी सेल्स के नाम से। बी डेबिट हो गया अपने क्रेडिट सेल्स की वजह से 40,000। नेक्स्ट एंट्री में देखें बी क्रेडिट हो गया बिल रिसीवेबल की वजह से, तो क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे बेटे बिल रिसीवेबल अकाउंट 40,000। नेक्स्ट एंट्री में देखें तो बी है ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट में देखेंगे बी डेबिट हो गया बैंक की वजह से, बस ये लें जी। तो डेबिट साइड पे आ जाएगा बैंक 40,400। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास लेजर कंप्लीट। अब हम इसको करेंगे क्लोज बेटे। तो इनसॉल्वेंट पर्सन की हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होती है, तो 40,000 और 40,400 कितना हो गया? 80,400। ठीक है, और क्रेडिट साइड पे जस्ट 40,000 है, तो डिफरेंस कितना आ गया बेटे? 40,400। ये वो अमाउंट है जो अब हमने बी से वसूल करनी है। बी से कहा जाएगा ये पैसे अदा करें, तो वो कितने पे कर रहा है? 50 पैसा इन रुपीज़ मीन्स 50%। तो 40,200 का 50% लें, सॉरी 40,400 का 50% लें, तो ये आ जाएगा 20,200। आधे पैसे मिल गए हैं, ये कहलाएंगे कैश। बाकी जो आधे हैं वो नहीं मिले हैं, वो कहलाएंगे बैड डेट्स। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? बैड डेट। बैड डेट क्या होते हैं? वो अमाउंट जो हमें हमारे कस्टमर से रिकवर ना हो, वो बैड डेट कहलाती है। ठीक है ना, तो ये बैड डेट्स हो गए जी। अब इस अमाउंट को हमने रिकॉर्ड करना है, तो बी की डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब है बी ने पैसे देने हैं, तो फिर ए ने पैसे लेने हैं। तो जब ए पैसे वसूल करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? जितने पैसे इसको मिलेंगे उसके लिए ये अपनी बुक में कैश को डेबिट करेगा 20,200 से। जो पैसे नहीं मिले हैं वो बैड डेट्स हैं 20,200, और बी क्रेडिट हो जाएगा 40,400 से। ड्राई क्या करेगा? उसने अमाउंट की पेमेंट की है, तो वो ए को डेबिट करेगा। जितने पैसे इसने दे दिए हैं 50%, वो इसका बनेगा कैश। जो वो नहीं दे पाया ये उसकी डेफिशिएंसी बन जाएगी, तो डेफिशिएंसी क्रेडिट हो जाएगी। तो ए डेबिट हो जाएगा 40,400 से, कैश क्रेडिट हो जाएगा 20,200 से, और डेफिशिएंसी क्रेडिट हो जाएगी 20,200 से। राइट, तो ये था बेटे हमारा सेकंड स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक, तो ये ख़त्म हो गया जी। तो इसके साथ ही ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 14 जो सा है बेटे वो हो गया कंप्लीट, सॉरी 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो सा है वो हो गया कंप्लीट।